वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। आज हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो टकराव हो रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, कौन इसमें सही है कौन गलत है, हमास क्या है, भारत का इसके लिए पक्ष क्या होना चाहिए, इजराइल क्या सही कर रहा है, फिलिस्तीन क्या सही कर रहा, हमास वाले क्या कर रहे हैं, गाजा पट्टी क्या है। इस सब के बारे में डिटेल में हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहली जो पॉइंट की शुरुआत हम लोग करते हैं वो इस पॉइंट से, जो मस्जिद में जो हमला होता है उस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। ये एक मस्जिद है जो मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, पहली मक्का, मदीना और फिर ये अलास्का। ये जेरूसलम में है। मैं भी आपको और डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊँगा। तो क्या होता है कि एक बार एक अभी क्या होता है कि इज़राइल की जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये आदेश सुनाती है कि वहाँ पर एक जगह है शेख जरा। शेख जरा की ज़मीन में जो भी फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाए। उसका रीज़न क्या वो देते हैं, क्योंकि 150 साल पहले ये जो देश था ये पूरा फ़िलिस्तीन था। ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ, इज़राइली लोगों ने अरब के लोगों से ज़मीनें खरीदी बड़े दामों में और फिर उन्होंने वहाँ पर वो बसना शुरू हुए। तो शेख ज़रा जो जगह थी वो पूरी उन्होंने यहूदियों ने खरीदी थी। तो इस बेस पर उन्होंने वर्डिक्ट सुनाया कि वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को हटाया जाए। तो फ़िलिस्तीनी हटाने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर घरों पर जेसीबी चलवा दो, सबको भगाओ वहाँ से। ये हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, देश में विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ। विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि मस्जिद के नमाज के टाइम पर क्या हुआ, इस मस्जिद में भीड़ जमा हुई, मतलब लोग जमा हुए नमाज के लिए। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चला कि वहाँ पर पत्थर हैं, पत्थर उन्होंने रखे हैं, पत्थरों से वो हमला करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट पुलिस को अंदर भेज देती है। जैसे ही पुलिस अंदर जाती है ये धार्मिक मामला बन जाता है। धार्मिक मामला बनते ही गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी एक जगह है, मैं अभी आपको पूरा मैप के थ्रू समझाऊंगा। गाजा पट्टी में क्या होता है कि हमास का पूरा संगठन है, हमास वहां पर रहता है। हमास वाले ये बोलते हैं, एक आतंकी संगठन कह सकते हैं उसे। हमास ये बोलता है कि आप वहां से मस्जिद से बाहर निकलिए, नहीं तो हम आप पे हमला कर देंगे। इजरायली गवर्नमेंट नहीं मानती है क्योंकि वहां पर पत्थर मिल जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो फिलिस्तीनी है वहां पर इजरायली लोगों ने ये अपना वो लगा के रखा है कि वो आर्मी नहीं रख सकते हैं, वो हथियार नहीं रख सकते हैं। तो उनके पास क्या है, पत्थर डंडे। तो वो वही इकट्ठा किए हुए थे। इसके बाद वहां से मार के लोगों को भगा दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये अभी छोटा रूप आपको दिख रहा है। इसके पीछे इतिहास बहुत बड़ा है। अभी आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जल्दबाजी होगी किसी को सही और गलत कहना। ठीक है, समझिए क्या होता है कि ये हमास है। ठीक है, यूएसए, इजराइल, यूरोपियन यूनियन और जापान इन्हें एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। मतलब हमास में जितने लोग हैं सब टेररिस्ट। यूके, ऑस्ट्रेलिया कहता है कि इसके जितने भी मिलिटेंट हैं वो आतंकवादी हैं। चाइना, रसिया, टर्की, ईरान और नॉर्वे कहता है कोई आतंकी नहीं है, वो अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी देखिए 3 कॉन्फ्लिक्ट है। अब क्या होता है, ये है आपका इजराइल, येलो कलर में जो है। अब देखिए यहाँ जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, इधर समुद्र है, इधर टर्की है। इनसे ये घिरा हुआ है। ठीक है, इनसे ये घिरा हुआ है। अब इसका देखिए रीजन क्या हुआ। क्या होता है कि ये देखिए, मैं आपको मैप के थ्रू आपको समझाता हूं कि यहां पर क्या हुआ। ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है ये इजराइल, तो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये पिंक कलर का जो है ये है जेरूसलम। ठीक है, और ये जो ग्रीन ग्रीन सा धब्बा धब्बा सा दिख रहा है ना, ये है आपकी फिलिस्तीनी गवर्नमेंट। अब आप खुद समझो कि यहां से यहां तक में 100 से ज्यादा छोटे छोटे से ऐसी जगह हैं, भूमि खंड हैं जो फिलिस्तीनी है। अब इनमें देश कैसे बच सकता है, आप भी सोच रहे हो यार ऐसे देश कैसे बच सकता है कि थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा यहाँ। तो इस टाइप में हो गया। ठीक है, तो यही कॉन्फ्लिक्ट है। अभी मैं समझाऊंगा ये हुआ कैसे। ये एक स्ट्रिप दिख रही है ना पट्टी अलग से, ये है गाजा पट्टी। अब यहाँ पर क्या होता है, जेरूसलम में ये मस्जिद है, बवाल हो जाता है। गाजा वाले हमला शुरू कर देते हैं, हमला शुरू करते हैं, बगल में इजराइल है, यहाँ पर दिक्कत होने लगती है। ठीक है, ये पूरी स्थिति आप समझ सकते हैं। ये है जेरूसलम वाला एरिया, है ना, ये जो ये वाला एरिया, ये भी इजरायली गवर्नमेंट के ही हाथ में है। अभी अभी इजरायली गवर्नमेंट ही इसको चला रही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ है।
गाजा पट्टी ये है कॉर्नर साइड। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो गाजा पट्टी इधर से तो इजराइल से घिरा हुआ है, ठीक है, इधर से तो इजराइल से घिरा हुआ है, इधर से समुद्र है जिसमें इजराइल की पूरी जल सेना लगी है, हवा में इजराइल की सेना है। ये जो एरिया है ना इजिप्ट से जुड़ा हुआ है, मिस्र से जुड़ा हुआ है, यहीं से इनके पास सारा कुछ आता है। कौन देता है? आपको पता है अमेरिका, जो हर चीज के लिए अब हर को सबका साथ भी देता है और विरोधियों का भी साथ देता है। कहने को अमेरिका भारत के साथ है लेकिन पाकिस्तान को हथियार भी देता है, तो वही हाल यहाँ का भी है। तो क्या होता है कि अमेरिका यहाँ से सप्लाई करता है। आप समझ लीजिए गाजा पट्टी पे अभी जो ईद थी, न्यूज आई थी एक ऐसी कि यहाँ के लोगों के पास रमजान जो ईद का वो व्रत खोलते हैं ना वो लोग, खाने की चीजें नहीं थी, वो भी अमेरिका भेजता है वहां पर। इतनी गरीबी होने के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी यहाँ पर ये स्थिति है कि वो हमला करने पर वो अपने मिलिटेंट को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ठीक है। और आप देख भी सकते हो कि तीन तरफ से ये घिरा हुआ है इजराइल से, इजराइल उनको बाहर के देश से कनेक्ट नहीं होने देता है, इसकी वजह से और बुरी हालत है। अब इतिहास में थोड़ा सा जाते हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग किए गए और इसी के साथ साथ पहले ये था, ये जो पहला मैप है आपको ग्रीन ग्रीन सा पूरा दिख रहा है, तो ये पूरा 100% आपका फिलिस्तीन था। और जैसे ही 1947 में भारत पाकिस्तान अलग किए गए, 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन अलग कर दिए गए। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। देखिए उन्होंने क्या किया, 48% फिलिस्तीन को दिया और 44% इजराइल को दिया इस जमीन में से, ठीक है। ये जो सफेद वाला पार्ट है ना, ये इन्होंने दिया इजराइल को। बीच में यहां से कहीं से आधा इधर दिया, आधा उधर दिया, आधा इधर दिया, आधा उधर दिया। जैसे हम लोगों को दिया था ऊपर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, हम लोगों ने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। नहीं तो कल के दिन दोनों तरफ से हम पे हमले होते तो हम नहीं संभाल पाते, है ना। तो यही हमने दिमाग लगाया, लेकिन इन्होंने दिमाग नहीं लगाया। इन्होंने क्या किया, ये था व्हाइट वाला पार्ट है हमारा, और 8% यूएनओ ने रख लिया अपने पास। अब ये पता नहीं यूएनओ ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने कहा जेरूशलेम जो एरिया है, जो मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया था कि जेरूशलेम जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जेरूशलेम, ये जेरूशलेम हम अपने पास रखेंगे। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि जेरूशलेम तीन धर्म है, ईसाई, यहूदी और मुसलमान, इन तीनों का पवित्र स्थान है, ठीक है। ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीहा का जन्म बैतलेहम में हुआ था, वो जेरूशलेम में है। यहूदी कहते हैं इजराइल, इजरायली जो मूल हमारा निवास है वो यहाँ पर है। मुसलमान कहते हैं कि हमारे अलास्का मस्जिद यहाँ पर है। तो विवाद को हटाने के यूएनओ ने कहा हम 8% जमीन रख लेते हैं। अब देखिए 1948 में इन्हें अलग किया गया और 1948 में ही ये 1948 में ही क्या होता है, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, ये 6 देश मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं एक साल बाद ही। वहां पर क्या होता है, ये 6 देश लड़ रहे होते हैं इसको हराने के लिए, लेकिन इजराइल लड़ रहा होता है अपने अस्तित्व के लिए। क्योंकि अगर इजराइल यहां से खत्म हो जाता, ये जमीन नहीं होती, तो इजराइल फिर क्या करता, उसको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलती। तो इजराइल ने 6 दिन के अंदर इन 6 देश को हरा दिया अकेले, ठीक है। अब यहां से बाजी पलट गई, जैसे ही इन्होंने हराया, 1948 में हमला हुआ, फिर हराया, 1956 में हमला हुआ, फिर हराया, 1967 में हमला हुआ, फिर हराया, और 1967 के हमले के बाद ये स्थिति ऐसी हो गई। ये मैप दिख रहा है आपको, पूरा ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था ये खत्म हो गया। अब इनके पास कितना बचा, इनके पास अब बचे वाले मैं बताता हूं, इनके पास बचा अब 22%, ठीक है, जमीन केवल 22% बची। अब क्या हुआ, फिर इन्होंने 1967 के बाद 1973 पे हमला किया, 1982 पे हमला किया, लगातार हमला किया, और अब बचे हैं ये केवल 12%। 12% जमीन पर, वो जो मैंने दिखाया ना छोटे छोटे जगह, वो इसलिए बचे हैं। इनको क्या लगता है फिलिस्तीनियों को कि अरब के देश इन पर इनको सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अरब का देश कुछ नहीं करते हैं वो तो। अब क्या होने लगा, जब ये 1967 के बाद की स्थिति हुई, अब इजराइल क्या करने लगा, जब इजराइल को पता चल गया वो सक्षम है किसी को भी, किसी की भी बैंड बजाने में, तो उसने क्या किया, इनको उंगली करता था। इजराइल थोड़ी सी कोई चीज करता था, एक दो बम इधर उधर गिरा दिए गलती से, या सीज फायर कर, ये चटक जाते थे, ये क्या करते थे, हमला करते थे। अब फिलिस्तीनी को मैंने बताया, इन्होंने क्या बोला था कि डंडा और इन्होंने हथियार रखने को मना कर दिया था, बैन लगा दिया था। तो ये क्या डंडे और पत्थर से हमला करते थे, और फिर ये लोग बम से हमला करते थे। तो ये फिर सिमट के रह गए इतनी सी जगह में, ठीक है।
जब इनकी हालत 12% में आ गई, अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा करो जो 1948 में था ना 48% और 44% वाला, उसी पे कर दो। तो इजराइल कह रहा है यार तुम पागल हो क्या, तुमने हमला किया, हमने तुम्हें हराया, हम अंदर घुसते चले गए, अब तुम हमें कह रहे हो कि वही कर दो, नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो ये स्थितियां हैं यहाँ की। तो इजराइल पर इन्होंने लगातार रॉकेट से हमला किया। फिर क्या हुआ, इजराइल, अब क्या होता है कि जब अब हमला होना शुरू हुआ, मैंने आपको बता दिया, और जेरूसलम डिवाइडेड सिटी क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां पर तीनों देशों के लोग रहते हैं, ठीक है, तीनों। अब क्या हुआ, ये हुआ हमला उनकी तरफ से, गाजा से, गाजा पट्टी से ऐसे हमला हुआ, ठीक है। अब इधर से हुआ, ये हुआ, इजराइल ने हमला किया। अब क्या होता है, जब दोनों तरफ से हमले होते हैं, तो आयरन डोम नाम की एक सुरक्षा कवच है इजराइल के पास, जो किसी भी तरह के मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। उसकी वर्किंग में थोड़ा सा 1 सेकंड में आपको बता देता हूं, कि जैसे ये रॉकेट आ रहा है ना उधर से, तो ये इधर के रॉकेट ऐसे नहीं होता है, ये क्या करता है, इधर से जैसे रॉकेट आ रहा है किसी का, तो वो रॉकेट इधर बगल से जाता है और खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी ब्लास्ट हो जाता है। तो उनके वार इन तक आ ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, गाजा वालों ने 200 300 400 500 600 रॉकेट एक साथ छोड़ देते थे वो लोग। तो क्या होता था कि कुछ ना कुछ तो रॉकेट मिस हो जाती, जिसकी वजह से इजराइल पर गिर जाते थे बम। तो इजराइल पर अभी तक बमबारी से 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक भारतीय नर्स भी है, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। 7 लोग मरे हैं, जिसमें से एक भारतीय नर्स मरी, और जब इजराइल ने हमला किया तो वहां पर 67 लोग मरे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इजराइल क्या बोलता है कि हम तो भाई विरोध, यही होता है हर बार, जो ये लोग समझते नहीं है चीजों को। ये इजराइल थोड़ी सी कुछ बोलता है, ये लोग हमला करते हैं, फिर इजराइल जब पलटवार करता है ना, तो इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। देख लीजिए इजराइल जब हमला करता है तो क्या हाल होता है, वहां पर पूरे के पूरे शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं। ये है इजराइल की ताकत। और इजराइल की ताकत का आपको बताने की जरूरत नहीं है, वहां के जो सुरक्षा एजेंसी है या कुछ भी है, ठीक है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि इजराइल जो है वो कोरोना फ्री हो चुका है। तो इजराइल को किसी चीज का डर नहीं है कि उसके उसके पास ये संसाधन नहीं है, उसके यहाँ बीमार लोग नहीं है, नहीं। और फिर दूसरी बात यहां पर आती है यूएनओ की, है ना, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यूएनओ पे ये मैटर जाना चाहिए। तो यूएनओ में अगर मैटर गया ना, तो उसको पता है कि वीटो पावर का यूज करके यूएसए और उसके बाकी जो कंट्रीज है ना, जो उसका साथ देने वाले हैं, वो सब प्रतिबंध लगने से मना कर देंगे। क्यों, आप सोच रहे हो यूएसए उसको देता है, यूएसए देता है उसको हथियार, लेकिन यूएसए कभी भी इसराइल से दुश्मनी नहीं लेगा, सामने तो तौर पर तो बिल्कुल नहीं लेगा, और ना ही कोई विकसित देश लेगा। अब आप खुद सोचो, तो क्या हमास का वो लोग साथ देंगे, कभी नहीं देंगे। फिलिस्तीन का साथ देंगे, कभी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि वहां से तो कुछ आना ही नहीं है, वहां के लोग तो पत्थर और उस पर जिंदा है, तो वहां से उनका क्यों साथ देंगे वो, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो और सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर यह है कि इसराइल इतना भड़का हुआ क्यों है, उसका रीजन ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो आप लोगों ने सुना होगा, एक छोटे से कमरे में 100 लोगों को, इसराइलियों को, यहूदियों को ठूस कर, बच्चे ना हो या महिलाएं हों, उनको ठूस कर और किनारे से जहरीली गैस भर दी जाती थी और उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता था। इसका इजराइल ने इसीलिए अपना धर्म के हिसाब से, और आपको पता है इजराइल 6 मुसलमान देशों से घिरा हुआ है, लेकिन आज भी वो इतना ही तगड़े तरीके से खड़ा है। अब यहां पर क्या होता है, फिलिस्तीन चाहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, बट गाजा पट्टी वाले उनको और उकसाते हैं। उनका रीजन ये है कि अरब देश हमारा साथ देंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखो, अरब देश कभी किसी का साथ नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि अरब देश के पास है केवल तेल, वो तेल बेचता है और जीता है, ठीक है। अब उसी ने क्या किया कि जब अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया कभी उनका साथ नहीं देगा, ठीक है। कभी भी इसराइल का साथ खुल के नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इंडिया को चाहिए तेल, इंडिया का तेल है, तेल महंगे हो जाएंगे, तो इंडिया खुल के साथ नहीं देगा, ना कि विरोध करेगा। इंडिया ने केवल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। अब इसको जैसा आप समझ लो, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है, इंडिया ये भी नहीं बोल सकता कि जो इसराइल कह रहा है वो सही है। उसका रीजन ये है कि अगर इंडिया ने ये बोल दिया कि जो जैसा है वैसे ही कर दो, तो कल के दिन पाकिस्तान बोल देगा ठीक है, हाँ, पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो जैसा है तो वैसे रहने दो, तो हमारा हो गया। चाइना कहेगा वो हमारा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, तो इंडिया इसलिए कुछ नहीं बोलता है, अपना शांति से अलग से रहता है। अब क्या होता है, आप समझ लो कि इसराइल के लिए इतनी ज्यादा, मतलब लोगों के जो
मुसलमान कंट्रीज है वहां पर इतनी ज्यादा निगेटिविटी भरी हुई है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ना, उस पर लिखा हुआ है कि इजराइल आप नहीं जा सकते हैं। वो इजराइल को देश ही नहीं मानते हैं, वो इजराइल को देश ही नहीं मानते हैं। तो भाई इजराइल तुम्हारा सम्मान क्यों करेगा? तो इजराइल का एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इजराइल तब तक जिंदा है जब तक वो दूसरों के अंदर खौफ बना के रखे। मोसाद का आपने नाम सुना होगा और उसके कारनामे भी बहुत सुने होंगे। वो देश के अंदर जाकर अपना विमान छुड़ा के ले आते हैं, 22 लोग जाते हैं और देश के अंदर से विमान छुड़ा कर ले आते हैं, कहानी कभी पढ़िएगा। तो इस तरह की स्थितियां थी। अब वर्डिक्ट का मान ये है कि फिलिस्तीन चाहता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और वो पुराने वाला स्थिति चाहता है, और जो आपको पता है वो देगा नहीं। ठीक है, फिलिस्तीन को लगता है अरबी लोग आवाज उठाएंगे, अरब के लोग। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अरब के लोगों को आवाज उठाना होता है ना, तो आपने सुना है चाइना का जो वो प्रांत है ना, जिधर की ओर मुसलमान लोग रहते हैं, वहां के नियम आपको पता है? कभी पढ़िएगा किसी बुक में या फिर कहीं इंडिया टुडे या कोई भी वो मिल जाए। वहां पर कुरान आप उतनी ही पढ़ सकते हैं जितनी चाइना की गवर्नमेंट बोलेगी। ठीक है, उतना ही आप कुरान पढ़ सकते हो। वहां पर अगर कोई भी लेडी घुटने से नीचे कपड़े पहन कर जाती है तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं कि आप घुटने से ऊपर कपड़े पहनोगे। जैसे हमारे यहाँ जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर होता है ना, वैसे वहां वहां पर महिलाओं को ऑर्डर देकर वहां से मंगाया जाता है। ये बुरी स्थिति है। और तब यूरोपीय जो आपके ये देश हैं, यूएनओ क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल भूल जाओ कि कभी भी कुछ होगा। इसी की वजह से भारत ने सबका साथ दिया, तो भारत का सब कुछ साथ दे रहा है, तो हमको क्या है, साथ बना के चलना है। अब देखिए, इजराइल का एक प्लान है जिसे वो बोलता है ग्रेटर इजराइल। खुल के वो बोलता है मुंह पे सबके कि ये इजराइल का देश है ना, ये छोटा सा एरिया, ये इजराइल का देश है ना, यहाँ पर इजराइल बोलता है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। और ये जो ब्लू एक कलर का एरिया है ना, उसने मैप भी भेज दिया है सबके सामने। कभी भी गूगल में सर्च करिए, ग्रेटर इजराइल आपको मिल जाएगा। उसने बोला है हम इराक का इतना एरिया ले लेंगे, सऊदी अरब का इतना एरिया ले लेंगे, इजिप्ट का इतना एरिया ले लेंगे, ये जो बगल में और छोटे मोटे देश हैं, सीरिया उरिया, ये कुवैत वैत, तो सब हम ले लेंगे। खुला मुंह पे बोलता है। तो अब समझ लो, जब ये ऐसा बोल सकता है तो कितना कर सकता है। अभी वहां की स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो ये अब आप खुद समझो, जब इसका स्थापना हुआ इसराइल की, तभी उसने 6 दिन के अंदर लोगों को हरा दिया। तो अब आप समझ सकते हो कि इसके बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि दिक्कतें हो रही हैं, चीजें समझ नहीं पा रही हैं। और अब वहां पर, और गाजा वालों को आपको मैं बता दूं, गाजा वालों को, जो वहां फिलिस्तीनी लोग हैं, उनसे ज्यादा हमदर्दी नहीं है। वो केवल हमला करना जानते हैं बस। और उनके पास जो रॉकेट है ना, वो 3-3 लाख रुपए में मिलते हैं। वो 3-3 लाख रुपए में रॉकेट मारते हैं, और इधर से इसराइल, फिर आप जानते ही हो, और उनके रॉकेटों को आराम से संभालना आता है आयरन डोम को, तो आयरन डोम उनको बचा लेता है। तो ये पूरी कहानी है जो अंग्रेजों ने फैलाई है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसराइल और फिलिस्तीन का भी ऐसा ही बंटवारा किया कि जिंदगी भर लड़ते रहें, और इंडिया पाकिस्तान का भी ऐसे ही बंटवारा किया था कि जिंदगी भर लड़ते रहें। लेकिन हमने उतनी एग्रेसिव तरीके से नहीं लिया। अब आए दिन हम लड़ते रहते, आए दिन हम लड़ते रहते, तो दिक्कत हो जाती। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया तभी पलटवार करेगा जब उसको लगेगा कि हमारा दुश्मन बिल्कुल खत्म है। ठीक है, और एक न एक दिन पीओके भी हमारा होके रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा चीजें। अगर कोई भी डाउट हो इसमें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, कीप सेफ।